हेलो थ्रियन फैमिली, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो जैसा कि आज 31 दिसंबर है, हमारे साल का लास्ट दिन। तो इस साल के अंदर काफ़ी सारे डाउनफॉल आए होंगे, काफ़ी सारा वेट टाइम आया होगा, कुछ गुड टाइम रहा होगा, कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो कि शायद भुलाई भी ना जा सके, और कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जिसे आप याद भी नहीं करना चाहोगे। लेकिन फिर भी जो था, ये साल का आखिरी दिन है, तो इसे एंजॉय करके बिताना और ट्राई करना कि आज किसी का भी मूड खराब ना हो आपकी वजह से, और आपका भी मूड खराब ना हो किसी की वजह से। और हाँ, साल को विदा करते टाइम नई शुरुआत के साथ इसे विदा करो। ऐसा नहीं कि पता चला बोतलें खुल रही हैं, फेफड़े, लीवर, किडनियां खराब हो जाएंगी। तो शुरुआत अच्छी करना बुरी नहीं, और न्यू ईयर की शुरुआत एक न्यू कमिटमेंट के साथ करना। ट्राई करना कि कोई एक गोल बनाओ जिसे इस ईयर कंप्लीट करो। मैंने उस दिन एक क्वेश्चन भी किया था आप लोगों से कि न्यू ईयर का आप लोग का क्या प्लान है, न्यू ईयर में आप लोग क्या ट्राई करोगे। तो किसी का कमेंट था, मैं गर्लफ्रेंड बनाना ट्राई करूंगा। भाई, गर्लफ्रेंड नहीं, फ्यूचर बनाओ, उसके बाद सब कुछ अपने आप बनता जाएगा। जिस दिन जेब में करोड़ों होंगे ना, तो करोड़ों खड़े होंगे तुम्हारे सामने, क्योंकि आज के टाइम पे लोग सिक्स पैक नहीं, बैंक बैलेंस देखते हैं। तो एंजॉय करो आज का दिन। आई होप कि आप लोग का आज का दिन काफी बढ़िया जाएगा, क्योंकि मैं सिर्फ होप ही कर सकता हूँ और प्रे कर सकता हूँ। तो चलो अब फटाफट से अपने वीडियो पे लौटते हैं, और आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि जॉन 8 स्टार डाउडी लेवल के वॉरियर की घंटी बजा देता है। मुझे लगता है उसने उसे भी लूट ही लिया होगा। जिसके बाद जॉन एक मैजिकल विश की गुफा में जाता है, जहाँ पे वो उसके सामान को चुराता है। जिसके बाद जॉन फूसैंग फ्लावर को रिफाइन करने के लिए कोशिश करता है, लेकिन उसके बैकलैश के कारण जॉन की स्पिरिचुअल पावर फूसैंग फ्लावर अब्सॉर्ब करने लगता है। हालांकि तभी जॉन को समझ में आता है कि उसे क्या करना चाहिए, और इसके बाद वो अपने सोल बीट को हेवनली फ्लेम से रिफाइन करना स्टार्ट कर देता है, और वो धीरे धीरे रिफाइन हो रहा होता है। और यहीं पे मैंने एपिसोड को एंड किया था। तो ये एपिसोड स्टार्ट होता है जस्ट वहीं से। जैसे जैसे टाइम बीतता जा रहा होता है, तो जियोयान का जो वो सोल बीट था, वो भी धीरे धीरे रिफाइनमेंट के रास्ते पर आ गया होता है। साथ ही साथ जियोयान की जो बीक हो चुकी स्पिरिचुअल पावर होती, वो भी धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग हो रही थी। साथ ही साथ वो ब्लैक फॉग वाला स्नेक, वो भी जियोयान की बॉडी में अब स्पिरिचुअल पावर को नहीं पा रहा होता, इसीलिए वो काफी ज्यादा अजीब तरीके से रिएक्ट करने लगता है। हालांकि जॉन इस टाइम पे इस स्नेक के बारे में बिल्कुल भी टेंशन में नहीं होता, क्योंकि जियोयान को पता था कि उसकी पावर धीरे धीरे रिकवर हो रही है। हालांकि इस टाइम पे जॉन ने एक चीज और फील की थी कि ये स्पिरिचुअल पावर जो वो रिकवर कर रहा है काफी ज्यादा पावरफुल, और साथ ही साथ इस पे जियोयान का कंट्रोल भी काफी ज्यादा अच्छा हो गया है। हालांकि यहाँ पे जियोयान अपने सोल मीट को रिफाइन कर रहा होता है, तो वहीं पे ग्लोरियस गोल्ड सिटी में एक तूफान पनप रहा होता है। इस टाइम पे ग्लोरियस गोल्ड सिटी के ऊपर एक पूरा ही एनर्जी बैरियर होता है, जिसमें फॉर्मेशन मास्टर्स अपनी अपनी स्पिरिचुअल पावर डाल रहे होते हैं और उसे पावरफुल कर रहे होते हैं। वहीं पे चेयरमैन फैन और साथ ही साथ फॉर्मेशन मास्टर एसोसिएशन के काफी सारे लोग हवा में खड़े हुए थे, और वो अपने सामने काफी दूर पर 6 लोगों के एक ग्रुप को देखते हैं, जो कि उसी फॉर्मेशन को देख रहा होता है। हालांकि आसमान में इस टाइम चेयरमैन फैंग के ग्रुप को देखकर सभी लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि ग्लोरियस गोल्ड सिटी कम से कम आधे महीने से लॉकडाउन में थी। न किसी को बाहर जाने की इजाजत थी, न किसी को अंदर, और अब आखिरकार वो खुलने वाली थी। हालांकि काफी सारे लोग लू झोंगटियान की हेल्प लेने के लिए गए थे, लेकिन उन्हें पता चला था कि लू झोंगटियान और वू गैंग पहले ही ग्लोरियस गोल्ड सिटी को छोड़ चुके हैं। और ग्लोरियस गोल्ड सिटी में जो सबसे पावरफुल बंदा था, वो 4 स्टार डाउडी था, जो कि अपनी पावर के साथ इस फॉर्मेशन को नहीं खोल सकता था। हालांकि इस टाइम पे जैसे ही हो किनियन और बाकी लोगों के ग्रुप को देखते तो काफी ज्यादा खुश होते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा था अब वो यहाँ से बाहर निकल पाएंगे। तभी चेयरमैन फैन कहते हैं किनियन, तुम यहाँ क्या करने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि चेयरमैन फैन ने देखा था उन्होंने अभी अभी सिटी फॉर्मेशन के ऊपर अटैक किया था। इससे वो थोड़ी सा गुस्से में भी लगते हैं। हालांकि तभी किनियन कहता है, ऐसा लगता है कि चेयरमैन फैन हमसे गहरी दुश्मनी रखे हुए हैं। हम तो केवल सिटी के अंदर इंटर होना चाहते थे, लेकिन आपकी ये फॉर्मेशन हमें रोक रही थी, इसीलिए हमारे पास इसे तोड़ने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। तभी चेयरमैन फैन कहते हैं, मैंने पिछले ही आपको बता दिया है कि मेरा फॉर्मेशन मास्टर एसोसिएशन आपके साथ नहीं जुड़ेगा, इसीलिए आपको जाना चाहिए और मुझे माफ करें। ये सुनकर किनियन तुरंत ही कहता है, चेयरमैन फैन आपको मुझे विदा करने की इतनी जल्दी क्यों है। इस बार मैं आपको पिछले मामले के बारे में बात करने के लिए नहीं, बल्कि आपसे कुछ उधार लेने के लिए आया हूँ। और इसके बाद किनियन अपने बगल में 6 लोगों में से एक ब्लैक कलर की फिगर को देखता है और कोल्ड स्माइल पास करता है। तभी चेयरमैन फैन कहते, क्या उधार लेना चाहते हो। हालांकि तभी वो ब्लैक फिगर अचानक ही फॉर्मेशन के सामने आ जाती है। तभी चेयरमैन कहते हैं, मेरे सवाल का जवाब दो, और इस टाइम पे उनकी डुई एक्टिवेट हो चुकी होती है। हालांकि तभी वो ब्लैक फिगर अचानक ही फॉर्मेशन के ऊपर अटैक करते हुए कहती है, मुझे आपका जीवन चाहिए। और इसके बाद उसके पंच से तुरंत ही ब्लैक कलर की फॉग निकलने लगती है, जो कि पूरे ही फॉर्मेशन को कवर करने लगती है, जिसके कारण चारों ही तरफ अंधेरा हो जाता है। तो तुरंत ही चेयरमैन फैंग कहते हैं, क्या है। आखिरकार वो अपनी स्पिरिचुअल पावर के साथ भी सामने वाले पर्सन की पावर को नहीं देख पा रहे थे, इसीलिए वो तुरंत ही कहते हैं, किनियन क्या तुम हमें मारना चाहते हो। जो देखकर किनियन तुरंत ही कहता है, हाँ चेयरमैन फैंग, मैंने आपको एक चांस दिया था, लेकिन आपने उसे एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि तुम मेरी बात नहीं मानते, तो मैं केवल तुम्हें मार सकता हूँ। ये सुनकर चेयरमैन फैन कहते हैं, अगर तुम मेरे अल्केमिस्ट अलायंस को डिस्ट्रॉय करना चाहते हो, फॉर्मेशन अलायंस को, तो मुझे देखने दो कि तुम्हारे पास क्षमता है या नहीं। और उसके बाद 100+ ह्यूमन फिगर्स तुरंत ही आसमान में आ जाती हैं, और उनके डुई फिलर आसमान की तरफ चार्ज होने लगते हैं। हालांकि तभी काफी सारी ब्लैक फिगर्स अपीयर होने लगती हैं, जो कि पूरी तरीके से ग्लोरियस गोल्ड सिटी की फॉर्मेशंस को घेरने लगती हैं। ये देखकर सभी लोग काफी ज्यादा उदास हो जाते हैं, क्योंकि जो भी ब्लैक फिगर्स अपीयर हुई थी, वो सभी डाउडी लेवल की थी। और इस टाइम पे ये काली फिगर क्वांटिटी
क्वांटिटी में 500 प्लस होती है, जिसका मतलब था 500 प्लस डाउडी। ये देखकर चेयरमैन फैन तुरंत ही कहते किन्यून क्या करना चाहते हो तुम, हमारे बीच कोई भी दुश्मनी नहीं है। और इसके बाद वो अपनी स्पिरिचुअल पावर को निकालकर वापस से फॉर्मेशन में डालने लगते हैं, जिसके कारण वो सिटी फॉर्मेशन एक बार फिर से ग्लो करने लगती है गोल्डन कलर में। उसी टाइम पे क्यूमिंग और वोली भी अपनी स्पिरिचुअल पावर को उसी फॉर्मेशन के अंदर डालना स्टार्ट कर देते हैं, जिसके बाद बाकी सब भी यही करते हैं। इस टाइम पे ये फॉर्मेशन इतनी ज्यादा पावरफुल होती है कि 9 स्टार डाउडी लेवल का वॉरियर भी इसे आसानी से तोड़ नहीं सकता था। इस टाइम पे भीड़ को भी ये देखकर समझ में आ जाता है कि आखिरकार चेयरमैन फैन ने ग्लोरियस गोल्ड सिटी को सील क्यों कर दिया था। हालांकि इस टाइम पे चेयरमैन फैन भी हेल्पलेस फील कर रहे होते हैं, क्योंकि उन्होंने सिटी को इसलिए सील किया था ताकि कोई आकर एक बार फिर से इस फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय ना कर दे। और ये जो फॉर्मेशन होती है, ये टियर 4 की सबसे पावरफुल फॉर्मेशन थी। हालांकि उनके सामने का ब्लैक फिगर वाला बंदा इसे आसानी से चोट पहुंचा रहा था, जिसका मतलब था कि सामने वाला ग्रुप पहले से रेडी होकर आया था और इस फाइट के बाद फॉर्मेशन मास्टर एसोसिएशन को वापस से रिकवर होने में बहुत मुश्किल होगी। हालांकि इस टाइम पे क्यूमिंग हुओली भी उदास होते हैं, क्योंकि ये सिचुएशन काफी ज्यादा खतरनाक थी। हालांकि तभी चेयरमैन फैन कहते हैं आप वेस्टलैंड मेज वैली के यंग मास्टर हैं, आप पहले ही वेस्ट रीजन के सबसे पावरफुल सेक्ट हैं। आपके कल्टीवेशन के लिए आपके पास काफी सारे कंपोनेंट्स भी हैं, रिसोर्सेज भी हैं, फिर भी आपको हमसे निपटने के लिए इतनी मेहनत क्यों करनी पड़ रही है? क्या आपको डर नहीं लगता कि आप भी यहाँ मारे जा सकते हैं? तभी केनियन कहता है बात करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अटैक करो। और उसके बाद सैकड़ों डाउडी तुरंत ही उनके ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। और इस टाइम पे उनका टारगेट न केवल फॉर्मेशन मास्टर एसोसिएशन था, बल्कि सिटी के सभी लोग भी थे। किन के ऑर्डर के बाद वो ब्लैक फिगर एक बार फिर से उसी फॉर्मेशन के पास पहुंचता है और अजीब से पाम अटैक फॉर्मेशन के ऊपर कर देता है, जिसके बाद उसके हाथ से ब्लैक फॉग निकलती है, जो कि पूरी तरीके से फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय करने लगती है। ये देखकर चेयरमैन फैन तुरंत ही कहते हैं उसे रोको, हमें उसे फॉर्मेशन को टच करने नहीं देना चाहिए। और इसके बाद वो अचानक से एक अजीब सी फॉर्मेशन बनाते हैं, जिसके कारण वो सिटी फॉर्मेशन घूमने लगती है और सभी के अंदर से एनर्जी निकलकर तुरंत ही चेयरमैन फैन की बॉडी में आती है और चेयरमैन फैन का ऑरा काफी ज्यादा मजबूत हो जाता है, जिसके बाद वो बिना किसी संकोच के ब्लैक फिगर की तरफ अटैक कर देते हैं और एक एनर्जी पिलर तुरंत ही ब्लैक फिगर की तरफ चला जाता है। हालांकि वो पिलर ब्लैक फिगर से जाकर टकराता कि तब उसके पीछे से 4 9 स्टार डाउडी लेवल के वॉरियर निकलते हैं, जो कि उस डुइक्वी पिलर को तुरंत ही रोक देते हैं और उनके एक साथ अटैक के कारण वो डुइक्वी पिलर तुरंत ही डिस्ट्रॉय भी हो जाता है। और अब तक उस ब्लैक फिगर ने भी फॉर्मेशन पे अटैक कर दिया था, जिसके कारण फॉर्मेशन तुरंत ही डिस्ट्रॉय हो जाती है। और इस फॉर्मेशन में जिसकी जिसकी स्पिरिचुअल पावर थी, वो सभी लोग ब्लड की वॉमिटिंग करने लगते हैं और साथ ही साथ उनका ऑरा भी काफी ज्यादा वीक हो जाता है। ये देखकर चेयरमैन फैन तुरंत ही कहते हैं ये तो बुरा हुआ, जल्दी से पीछे हटो, क्योंकि फॉर्मेशन पहले ही डिस्ट्रॉय हो चुकी थी, जिसके कारण उन्हें पता था कि वो अकेले इन सभी लोगों से निपट नहीं पाएंगे, क्योंकि उनके पास केवल 3 9 स्टार डाउडी थे, लेकिन सामने वाले के पास 5 9 प्लस डाउडी थे। हालांकि फॉर्मेशन डिस्ट्रॉय हो चुकी थी, लेकिन उनकी स्टोरेज में अभी भी काफी सारे हाई फॉर्मेशन ग्रेड के फॉर्मेशन डिस्क रखे हुए थे, जो कि स्पिरिट स्टोन के साथ तुरंत एक्टिवेट किए गए थे। और इस टाइम पे भले ही वो जवाबी कार्यवाही न कर पाए, लेकिन अगर सामने वाला उनके ऊपर अटैक करता है तो वो उसे कुछ कीमत तो चुकाने के लिए मजबूर कर ही सकते थे। हालांकि जिस टाइम पे जिन्याओ सिटी के अंदर ये सब फाइट चल रही होती, उसी टाइम पे ग्लोरियस गोल्ड सिटी के बाहर 2 ह्यूमन फिगर निकल रही होती हैं, जो कि एक ओल्ड होती है और एक यंग, और उनका टारगेट वेस्ट रीजन होता है। साथ ही वो जिन्याओ की ऐसी हालत देखकर, ग्लोरियस गोल्ड सिटी की ऐसी हालत को देखकर बिल्कुल भी शॉक नहीं होते, क्योंकि उन्हें पता था कि वेस्ट रीजन के अंदर ऐसी चीजें काफी ज्यादा नॉर्मल है। हालांकि तभी उनमें से ओल्ड पर्सन को अचानक कुछ फील होता है, जिसके कारण वो शॉक होते हुए यंग पर्सन की तरफ देखता है और कहता लगता है ये वो लोग हैं। उस ओल्ड मैन की बात को सुनकर यंग मैन काफी ज्यादा शॉक होता है और तुरंत ही अपने स्पिरिचुअल पावर को आसपास तुरंत ही बढ़ा देता है। इस टाइम पे वो लोग देख सकते थे कि ग्लोरियस गोल्ड सिटी एक गड्ढे में तब्दील हो चुकी है और उस गड्ढे के अंदर कुछ भी नहीं है। हालांकि तभी वो ओल्ड मैन अपनी पावर के साथ एक अजीब सी फॉर्मेशन बनाता है और वहाँ पे एक ब्लैक कलर का पर्दा आ जाता है, जिसके कारण वो अंदर का सीन देखते हैं तो काफी सारे लोग होते हैं जो कि आपस में फाइट कर रहे होते हैं और साथ ही साथ घायलों और मरने वालों की संख्या बढ़ती जा रही होती है। साथ ही वहाँ पे कुछ अजीब मुखौटों वाले काले फिगर के लोगों को भी वो लोग देखते हैं। ये देखकर यंग मैन भी काफी ज्यादा सीरियस हो जाता है और कहता है डाउडी, ये सभी लोग डाउडी हैं, ये कैसे हो सकता है? जिसके बाद वो तुरंत ही देखते हैं कि वो लोग जिसे मार रहे थे वे सभी लोग फॉर्मेशन मास्टर्स थे, जिनकी स्पिरिचुअल पावर काफी ज्यादा पावरफुल थी। ये देखकर वो यंग मैन काफी ज्यादा सीरियस हो जाता है, जैसे कि उसे पता हो कि आखिरकार उन्होंने ऐसा क्यों किया। जिसके बाद यंग मैन कहता है चलो हम चलते हैं, ये अभी भी हमारे लिए अपेयर करने का, खुद को अपेयर करने का सही टाइम नहीं है। एक बार अगर वो हमें देख लेते हैं तो ये हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। जिसके बाद हमें 1 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ जियोन स्टैचू की तरह था और वो धीरे धीरे कांप रहा होता है और उसकी आंखें भी धीरे धीरे खुल जाती हैं। आखिरकार 1.5 महीने के रिफाइनमेंट के अंदर जियोन ने स्पिरिचुअल पावर को पूरी तरीके से अब्सॉर्ब कर लिया था और इस टाइम पे उसके सोल बीट के अंदर उसकी स्पिरिचुअल पावर वापस आ चुकी होती है। साथ ही वो अजीब ब्लैक कलर की एनर्जी वाला सांप, वो भी हेवनली फ्लेम के कारण डिस्ट्रॉय हो चुका था
था और उसका इल्यूजनरी सोल बीड भी अब पूरी तरीके से ब्लैक कलर का हो गया होता है। साथ ही जॉन की बॉडी नॉर्मल हो गई थी और जॉन को कुछ भी अजीब नहीं लगता। हालांकि इस टाइम पे फर्क सिर्फ इतना था कि वो 5 पंखुड़ियों वाले फूसेंग फ्लावर को रिफाइन करने के बाद जोयान के दिमाग में अभी भी 6 पंखुड़ियों वाला फूसेंग फ्लावर होता है। साथ ही जॉन ये भी जानता था कि इस फूसेंग फ्लावर के अंदर जो स्पिरिचुअल पावर है वो पिछले वाले से कहीं ज्यादा है। हालांकि इस टाइम पे जोयान अपने आप को रिलैक्स करता और लापरवाह होने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि जॉन ने पिछली बार देखा था रिफाइनमेंट में क्या हुआ था। क्योंकि जॉन को पिछली बार उस अजीब से स्नेक के बारे में कुछ भी पता नहीं चला था जो कि इसी एनर्जी के साथ उसकी बॉडी के अंदर आ गया था। साथ ही जॉन को यह भी पता था कि अगर उसके पास हेवनली फ्लेम नहीं होती तो अब तक जोयान भी नहीं होता और उसकी बॉडी पर उसे स्नेक का कब्जा हो चुका होता। हालांकि इस टाइम पे जॉन जैसे अपनी स्पिरिचुअल पावर को चेक करता है तो उसे पता चलता है कि उसकी स्पिरिचुअल पावर काफी ज्यादा बढ़ चुकी है और वो रैंक 4 में एंटर हो चुका है, जिसका मतलब था कि जॉन रैंक 4 का एल्केमिस्ट बन गया है। हालांकि इस टाइम पे जॉन केवल स्टार्टिंग लेवल का रैंक 4 का एल्केमिस्ट था, लेकिन इतने यंग जनरेशन में जोयान को पहले ही काफी ज्यादा एक्साइटेड और टैलेंटेड और जीनियस माना जा सकता था। हालांकि जॉन को पता था कि यह सब सिर्फ फूसेंग फ्लावर के कारण ही होना चाहिए जिसे उसने रिफाइन किया था। हालांकि जिस बात से जॉन काफी ज्यादा हैरान था वो ये थी कि जॉन ने एक फूसेंग फ्लावर को रिफाइन कर लिया, लेकिन दूसरा फूसेंग फ्लावर उसके दिमाग में अभी भी था। इसका मतलब ये नहीं था कि जॉन ने 2 फूसेंग फ्लावर प्राप्त किए थे। हालांकि काफी देर तक सोचने के बाद जॉन एक कमिटमेंट लेता और इसके बाद उसकी हेवनली फ्लेम तुरंत ही 6 पंखुड़ियों वाले फूसेंग फ्लावर को घेर लेती है। क्योंकि जॉन ने उस अजीब सी एनर्जी को पहले ही रिफाइन कर लिया था, इसलिए जॉन अब अपने दिल में रेडी रहता है और वो सोच रहा होता है कि इसे भी रिफाइन कर लिया जाए। हालांकि इस बार जैसे ही जॉन अपनी रिफाइनमेंट को स्टार्ट करता है तो एक सीन देखकर वो काफी ज्यादा चौंक जाता है, क्योंकि वोन चिलिंग फ्लेम अपना हाई टेम्परेचर तो प्रोड्यूस कर रही थी लेकिन 6 पंखुड़ियों वाले फूसेंग फ्लावर को कुछ भी नहीं हो रहा था और फूसेंग फ्लावर बोन चिलिंग फ्लेम के टेम्परेचर को पूरी तरीके से इग्नोर कर रहा होता है। जॉन एक चीज बस देख पा रहा था और वो थी उस फूसेंग फ्लावर को चारों तरफ से घेरे हुए एक सर्कुलर रिंग होती है। ये देखकर जॉन कहता आखिरकार क्या चल रहा है। अपने हेवनली फ्लेम के साथ जॉन ये फील करने में तो कैपेबल था कि इसके अंदर काफी सारी स्पिरिचुअल पावर है, लेकिन जॉन इसे रिफाइंड और अब्सॉर्ब नहीं कर पा रहा होता, चाहे वो कितनी भी कोशिश क्यों ना करे। ये देखकर जॉन को काफी बुरा लगता है कि उसके सामने ट्रेजर है और वो उसे खोल ही नहीं पा रहा। हालांकि इस टाइम पे जॉन ये सोच ही रहा होता कि तभी अचानक से फूसेंग फ्लावर से एक सक्शन फोर्स जनरेट होता है जो कि काफी ज्यादा सॉफ्ट होता है और जॉन की स्पिरिचुअल पावर को अट्रैक्ट कर रहा था। ये देखकर जॉन को बिल्कुल भी कुछ गलत फील नहीं होता और जॉन की स्पिरिचुअल पावर धीरे धीरे उसके करीब जाने लगती है और जैसे ही जॉन की स्पिरिचुअल पावर फूसेंग फ्लावर के अट्रैक्शन में आती है और उससे टच होती है तो अगले तरफ चारों तरफ लाइट फैलने लगती है और वो फूसेंग फ्लावर तेजी से घूमने लगता है। हालांकि धीरे धीरे जैसे ही वो लाइट डिम होने लगती है तो वो फूसेंग फ्लावर भी घूमना बंद कर देता है और धीरे धीरे उसकी हर एक पंखुड़ी से लाइट निकलकर जोयान के सोल बीड को 6 डायरेक्शन से घेर लेती है और एक एनर्जी बैरियर क्रिएट कर देती है, जैसे कि वो जोयान के सोल बीड को प्रोटेक्ट कर रही हो। ये देखकर जोयान तुरंत ही चौंकता है और कहता ओह। हालांकि तभी जोयान के दिमाग के अंदर एक अजीब सी अननोन पावर अपेयर होती है जो कि उसके सोल से जुड़ी हुई होती है और ये वही 6 लेयर वाला फूसेंग फ्लावर था। जिसके बाद जोयान तुरंत ही सोचता है तो उसे समझ में आता है कि शायद उसने अपनी स्पिरिचुअल पावर के साथ इस फूसेंग फ्लावर में अपनी स्पिरिचुअल प्रिंट छोड़ दी है। हालांकि इस टाइम पे जॉन को समझ भी नहीं आता कि ये कैसे हुआ, लेकिन जोयान इनके बारे में सोचने को भी रेडी नहीं था। वो प्रेजेंट टाइम पे जिस चीज को लेकर एक्साइटेड था वो ये थी कि फूसेंग फ्लावर ने अपना पूरा ही कंट्रोल जोयान को दे दिया है। साथ ही साथ जोयान के दिमाग में काफी सारी इमेजेस भी क्रिएट हो गई थी और उन इमेजेस को जोयान जब ध्यान से देखता है तो उसे सबसे पहले दिखाई देता है एक बहुत बड़ा एशियंट ट्री जो कि काफी ज्यादा बड़ा होता है और इसके सामने तो एक इंसान भी चींटी से भी छोटा होगा। हालांकि केवल ये एक इमेज थी, लेकिन जोयान जैसे उस पेड़ को देखता है जो कि सूरज को भी ढके हुए था तो अचानक से काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। हालांकि इस सीन को देखकर जोयान जल्दी से खुद को कंट्रोल करता है और एक थॉट के साथ उन 6 पंखुड़ियों को कंट्रोल करता है जो कि उसको सोल बीड को घेरे हुए थी। जॉन के एक ही थॉट के साथ वो पंखुड़ियां ओपन हो रही थी और बंद हो रही थी, जिसके कारण जॉन ये फील कर सकता था कि वो पूरी तरीके से उसके कंट्रोल में है और जोयान के और उस फूसेंग फ्लावर की 6 पंखुड़ियों के बीच में एक संबंध भी है। हालांकि जॉन उन्हें रिफाइन करने में कैपेबल नहीं है और ना ही उनकी एनर्जी को अब्सॉर्ब करने में कैपेबल है, वरना वो रैंक 5 के एल्केमिस्ट तक पहुंच सकता था। हालांकि जॉन को पता था कि ज्यादा लालची नहीं होना चाहिए क्योंकि वो जिस लेवल तक पहुंच गया वो ही काफी था, लेकिन फिर भी जॉन थोड़ा सा उदास फील करता है और अपनी स्पिरिचुअल पावर को वापस लेने ही वाला था कि तभी अचानक जॉन एक सीन देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और वो था कि वो 6 पंखुड़ियां जोयान के सोल बीड से जुड़ी हुई थी और पतले पतले धागे जो कि स्पिरिचुअल क्लस्टर थे जॉन के सोल बीड के अंदर जा रहे थे। ये देखकर जॉन पूरी तरीके से दंग रह जाता है और काफी ज्यादा सीरियस होते हुए वो फील कर सकता था कि आखिरकार उसकी हेवनली फ्लेम इस फूसेंग फ्लावर की पंखुड़ियों को रिफाइन क्यों नहीं कर पा रही थी, क्योंकि ये फूसेंग फ्लावर पहले ही पूरी तरीके से प्योर था और इसके अंदर कोई भी इम्प्योरिटी नहीं थी, जिसका मतलब था कि इसे डायरेक्ट ही स्वेलो किया जा सकता था और यही एक रीजन भी था कि हेवनली फ्लेम इसे रिफाइन करके प्योर नहीं कर पा रही थी। और यही सोचते हुए जॉन तुरंत ही एक्साइटेड हो जाता है और अपनी हेवनली फ्लेम को वापस ले लेता है, क्योंकि ये स्पिरिचुअल पावर उसके लिए गलत बिल्कुल भी नहीं थी, इसलिए वो डायरेक्ट इसे अब्सॉर्ब कर सकता था, जिसके कारण जॉन अपनी सोल बीड और उन 6 पंखुड़ियों को वैसे ही छोड़ देता है, जिसके कारण उसकी जो स्पिरिचुअल पावर थी धीरे धीरे बढ़ रही होती है और इसमें काफी लॉन्ग टाइम लगने वाला था। हालांकि ये स्पीड धीमी थी, लेकिन वो कहते हैं ना बूंद बूंद से समुद्र बनता है, तो जिस दिन जॉन इसे पूरी तरीके से रिफाइन कर लेगा इसका मतलब था कि जॉन को लास्ट में काफी लंबा प्रॉफिट होने वाला था। जिसके बाद जॉन तुरंत ही खड़ा होता है और हड्डियों के चढ़मड़ाने की आवाज आती है। आखिरकार
फूसेंग फ्लावर की बात समाप्त हो गई थी, जिसका मतलब था कि अब जियान को तियानजू के टॉम की तरफ जाना चाहिए था। वहीं हमें जाइलिन माउंटेन रेंज का भी सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे जाइलिन माउंटेन रेंज के अंदर लैंग बिंगजुआन तुरंत ही कहती है, आपने क्या कहा, वे यहाँ क्यों आएंगे, क्या वे वास्तव में हम लोगों को ढूंढ रहे हैं। इस टाइम पे लैंग बिंगजुआन का पूरा चेहरा ही कोल्ड होता है और ऐसा लगता है कि जियान के अलावा उसने कभी भी किसी को अच्छे तरीके से नहीं देखा और बाकी सभी लोगों ने उसके से केवल कोल्ड के इंप्रेशन को ही देखा है, कोल्ड फेस इंप्रेशन को ही देखा है। हालांकि इस टाइम पे एक हाफ एजेंट मैन लैंग बिंगजुआन के सामने खड़ा हुआ होता है और उसे पता था कि इनका गुस्सा कितना ज्यादा खतरनाक है, लेकिन ये मामला काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था, इसीलिए वो उन्हें इनके बारे में बताता है और वो कहता है, मिस मुझे पता है कि आपके क्लेन की छाप आपके ऊपर अच्छी नहीं है। हालांकि इस बार वो लोग आपसे खुद मिलने के लिए आए और आपको इन्वाइट किया है, विशेष तौर पर आपके क्लेन के काफी हाई लेवल के लोग भी आए हुए हैं और अगर आप उनसे मिलने के लिए नहीं जाती हैं तो क्या इनकी डिसरिस्पेक्ट नहीं होगी। ये सुनकर लैंग बिंगजुआन तुरंत ही कहती है, पहले ही अच्छा है कि मैंने उन्हें नहीं मारा, क्या ये उनके लिए काफी नहीं है। ये सुनकर वो बंदा तुरंत ही कहता है, लेकिन तभी लैंग बिंगजुआन कहती है, वापस जाओ और उन्हें कह दो कि मैं उन्हें नहीं देखना चाहती और ये सबसे अच्छा होगा कि वो दोबारा मुझे खोजने के लिए ना आए, वरना मैं एक ही ट्राइब से होने की किसी भी भावना को याद नहीं रखूंगी। आखिरकार उन्होंने मुझे कभी भी अपने क्लेन का मेंबर नहीं माना और अब वे चाहते हैं कि मैं वापस आ जाऊं, तो बहुत देर हो चुकी है। लैंग बिंगजुआन का जो क्लेन है ना, यूनर की तरह ही काफी पावरफुल, लेकिन डरने का नहीं, अपना ठरकी है ना सबकी बराबर बजाएगा। इस टाइम पे वो हाफ एजेंट मैन डर से कांप रहा होता है क्योंकि लैंग बिंगजुआन की बॉडी से पूरा ही कोल्ड ऑरा रिलीज हो रहा था। तभी लैंग बिंगजुआन एक बार फिर से कहती, वापस जाओ और मूरोंग जून से कहो कि अगर वो इस चीज पे एग्री होता है तो मैं उसकी ट्राइब को भी डिस्ट्रॉय करके रख दूंगी और एक ही कोल्ड एयर के साथ उस बंदे को यहाँ से बाहर फेंक देती है। इसके बाद हमें वेस्ट बेसलैंड एरिया का एक डेसोलेट एरिया दिखाया जाता है, जहाँ पे एक चट्टान के ऊपर अपना ठरकी जोयान बैठा हुआ होता है और वो धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलते हुए कहता है कि आधे साल के बाद वो डेडलाइन है जहाँ पे मुझे 400% से मिलना है और हमारे बीच की दुश्मनी पहले ही खत्म हो चुकी है। जिसके बाद वो लुओजिन को याद करते हुए ये सोच रहा होता है कि आखिरकार उसकी पावर कहाँ पे पहुंच गई होगी और वो अब कैसा होगा। जिसके बाद जॉन यही सोच रहा होता है कि क्या तियानयू के टॉम की ओपनिंग में वो आएगा या नहीं। जॉन को अच्छी तरीके से याद था कि जब वो फर्स्ट टाइम 4 सुपर सेट से मिला था तब लुओजिन ने उसकी काफी हेल्प की थी। हालांकि अब जॉन काफी ज्यादा पावरफुल हो चुका है और वो 4 सुपर सेट से बिल्कुल भी नहीं डरता। बेशक लुओ तियान की बात थोड़ी सी अलग थी क्योंकि जॉन को उसके और ऐसे कुछ अजीब फील होता था और साथ ही साथ उसने उसकी पावर को पूरी तरीके से भी नहीं देखा था। हालांकि लुओजिन नहीं था और जुआन भले ही 4 सुपर सेट से अकेले ही निपट सकता था, लेकिन ये जुआन को थोड़ा सा बेकार सा लग रहा था। इसके अलावा अगर लुओजिन वहाँ पे होता और वो दोनों एक साथ उनसे लड़ते तो ये जुआन के लिए थोड़ा सा अच्छा लग रहा होता है। हालांकि ये जुआन के खुद के थॉट थे। हालांकि तियानजू के टॉम के लिए ये डेसोलेशन एरिया एंट्रेंस गेट था और उस टाइम के लिए अभी भी आधा साल बाकी होता है। हालांकि तभी जुआन सोचता है कि ये जर्नी काफी ज्यादा बोरिंग होने वाली है, इसीलिए जुआन ये ट्राई करना चाहता था कि क्या वो अकेले तियानजू के टॉम को ओपन कर पाएगा या नहीं। हालांकि वो सक्सेसफुल हो गया या नहीं ये जोयान ट्राई करके ही जानना चाहता था। और इसके बाद एक तेज हवा के साथ जोयान आगे की तरफ बढ़ने लगता है। हालांकि जोयान चट्टान से उतरने के बाद अपने सामने देख सकता था कि एक काफी गहरी खाई है। हालांकि जोयान उस खाई को बिल्कुल भी नहीं देखता, बल्कि वो अपने सामने देखता है जहाँ पे एक चट्टान का छोटा सा टुकड़ा होता है जो कि 1 मीटर से कम लंबा और कई फीट चौड़ा होता है और एक दरवाजे की तरह दिखाई दे रहा होता है। हालांकि उसके अंदर के गेट को कोई भी नहीं देख सकता था। हालांकि जोयान जैसे ही उस चट्टान के सामने जाता है तो उस चट्टान से अचानक ही कुछ अजीब सी रोशनी निकलने लगती है। ये देखकर जॉन चौंक जाता है और इसका एक्सट्रैक्शन स्टेप का यूज करके कुछ कदम तक पीछे आ जाता है। आखिरकार एक ओरिजिन ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपर्ट द्वारा छोड़ी गई ये केप थी। भले ही 1000 साल हो गए हों, लेकिन जोयान लापरवाही करने की हिम्मत बिल्कुल भी नहीं करता। हालांकि जैसे जॉन ने इसका एक्सट्रैक्शन स्टेप का इस्तेमाल किया उसी टाइम पे अजीब चट्टान अचानक से कांपने लगती है और एक तेज गड़गड़ाहट की आवाज के साथ जोयान अपनी आंखें से कोड़ लेता है, लेकिन उसके चेहरे पर स्माइल आ जाती है क्योंकि वो बंद दरवाजा अचानक से खुल गया होता है। जॉन जैसे उस चट्टान के अंदर जाता है तो जॉन देख सकता था कि उसके सामने एक एनर्जी बैरियर है, जो देखकर जॉन तुरंत ही कहता है ये तियानजू के टॉम के अंदर इंटर होने का एंट्रेंस गेट है। इस टाइम पे जॉन काफी ज्यादा एक्साइटेड होता है क्योंकि वो तियानजू के टॉम के बारे में काफी सारी चीजें सुन चुका था और इस बार वो उसे खुद देखना चाहता था। हालांकि जॉन को एंट्रेंस गेट तो दिख चुका था, लेकिन अगर उसे एंटर होना था तो उसे सबसे पहले अपने सामने के लाइट बैरियर को डिस्ट्रॉय करना होगा। हालांकि इस टाइम पे जॉन के सामने का जो एनर्जी बैरियर होता है वो हल्का सा कमजोर हो गया होता है। हालांकि जॉन तुरंत ही समझ जाता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि उसने यहाँ पे इसका एक्सट्रैक्शन स्टेप का यूज किया था और पूरी तरीके से इसे हटाने के लिए जोयान को तियानजू के बाकी के डू स्किल की जरूरत थी, जो कि थे इसका एक्सट्रैक्शन पाम और इसका एक्सट्रैक्शन फिंगर। इस टाइम पे जॉन को पता होता है कि उन दोनों डू स्किल की पावर भी इसका एक्सट्रैक्शन स्टेप की तरह ही हो सकती है। इसलिए जॉन कहता है मुझे चेंजेन और बुजीतियान का सामना करते हुए थोड़ा सा अलर्ट रहना होगा क्योंकि वो डू स्किल्स भी कम नहीं है। हालांकि ये तो फ्यूचर की बात थी। जॉन प्रेजेंट टाइम पे ट्राई करना चाहता था कि क्या वो इस लाइट स्क्रीन को डिस्ट्रॉय कर सकता है या नहीं। और इसके
बाद जॉन अपने डुइक्यू के साथ एक पंच को क्रिएट करके सामने के लाइट बैरियर पर अटैक कर देता है। हालांकि जैसे ही जॉन का पंच टकराता है तो रिजल्ट देखकर जॉन काफी ज्यादा शॉक होता है, क्योंकि जॉन के पंच में इतनी पावर थी कि 7 स्टार डाउडी लेवल का वॉरियर भी इसे आसानी से बर्दाश्त नहीं कर सकता था। लेकिन उस एनर्जी बैरियर में तो हल्का सा भी फ्लक्चुएशन नहीं हुआ था। ये देखकर जॉन चौंक जाता है और तुरंत ही फोर्स एलिफेंट स्किल को एक्टिवेट करता है, जिसमें उसने महारत हासिल कर ली थी, और इसके बाद उससे अटैक करता है। हालांकि रिजल्ट पहले के जैसा ही होता है। हालांकि इस बार हल्का सा एक फ्लक्चुएशन हुआ था, लेकिन ये किसी को भी दिखाई नहीं दिया था और तुरंत ही गायब भी हो गया था। हालांकि इस पंच के कारण जोयान के ऊपर एक रिबाउंड पावर लगती है, जिसके कारण जॉन उड़ता हुआ बाहर की तरफ जाता है। हालांकि जॉन पावरफुल था इसीलिए वो ज्यादा घायल नहीं होता। हालांकि दसियों बार कोशिश करने के बाद जॉन एक चीज समझ गया था कि वो तियानजू के टॉम को उसके तीनों डू स्किल के अलावा नहीं खोल पाएगा। इसलिए जोयान अपने पास की डू स्किल्स को परफॉर्म करना और उन्हें सीखने में अपना टाइम जाया करने की सोचता है। और इस टाइम पे जोयान के पास एक हाई क्लास स्पिरिट का डू टेक्निक थी, जो कि डेसोलेशन फिंगर थी, और जॉन इस बार उसकी प्रैक्टिस करना स्टार्ट करता है। हालांकि इसकी प्रैक्टिस करना आसान नहीं था और इसे पूरी तरीके से सीखने के लिए जोयान को काफी लॉन्ग टाइम लगने वाला था, क्योंकि यह डू स्किल काफी अलग होती है बाकी डू स्किल से। हालांकि 1 साल की डेडलाइन में अभी भी आधा साल बाकी था और जोयान के पास टाइम की बिल्कुल भी कमी नहीं थी। इसीलिए जोयान इस टाइम पे इसकी प्रैक्टिस करना स्टार्ट करता है और इसके अटैकों को जोयान उस एनर्जी बैरियर पर मार रहा होता है और उसी की हेल्प से जोयान यहाँ ट्रेनिंग कर रहा होता है। हालांकि डेसोलेशन फिंगर की प्रैक्टिस के साथ साथ जोयान ने गोल्डन एलिफेंट स्किल को भी प्रैक्टिस करना कंटिन्यू रखा हुआ था। आखिरकार गोल्डन एलिफेंट स्किल 4 सेंट एलिफेंट स्किल में से एक थी, जिसकी डिफेंस पावर काफी ज्यादा थी और जोयान को पता था कि इसके साथ उसे फ्यूचर में काफी ज्यादा प्रॉफिट होगा। इस टाइम पे जो एलिफेंट गोल्डन स्किल होती है, ये जोयान की बॉडी की हर एक एनर्जी को कंडेंस करके पूरी बॉडी को कवर कर लेती है और साथ ही साथ एक ही झटके के साथ अटैक को रोकने के लिए ये काफी ज्यादा कैपेबल होती है। और जोयान को पता था कि अगर वो गोल्डन एलिफेंट स्किल को एक्सपर्ट कर लेता है तो उसकी डिफेंस पावर काफी ज्यादा खतरनाक होगी। हालांकि ये जोयान का थॉट था, लेकिन इसमें कड़ी मेहनत की जरूरत थी। इसीलिए जोयान इनकी प्रैक्टिस को करना कंटिन्यू रखता है और इसी तरीके से बार बार उसकी डुइक्यू खाली होती और बार बार जोयान उसे फिल करता और फिर से इन्हीं डू स्किल्स को यूज करता, फिर खाली होती और फिर उसे भरता, और ऐसा ये सीन चल रहा होता है। और पलक झपकते 1 महीना बीत जाता है। 1 महीने के कंटिन्यू रिट्रीट के कारण और प्रैक्टिस के कारण जोयान की बॉडी में डेसोलेशन फिंगर और गोल्डन एलिफेंट स्किल की जो कंट्रोल एबिलिटी होती वो काफी अच्छी हो गई थी। हालांकि जहां तक डेसोलेशन फिंगर की बात थी तो ये जोयान की डुइक्यू पे डिपेंड करता था। इसके कारण बार बार के प्रैक्टिस के कारण ये काफी ज्यादा पावरफुल हो चुकी थी और काफी ज्यादा कंट्रोल में भी आ गई थी जोयान के। लेकिन गोल्डन एलिफेंट स्किल जोयान की फिजिकल स्ट्रेंथ पर डिपेंड करती थी और उसके कारण जोयान अपनी प्रेजेंट की फिजिकल पावर के साथ बहुत मुश्किल से ही अपनी बॉडी के ऊपर हल्के गोल्डन रंग का एक एनर्जी बैरियर क्रिएट कर पा रहा था और ये 1 महीने का नतीजा था। हालांकि ये जो गोल्डन बैरियर जोयान क्रिएट कर पा रहा था ये मुश्किल से ही था, लेकिन काफी ज्यादा पावरफुल था और अपनी डुइक्यू के साथ भी उसे तोड़ना काफी मुश्किल था। और इसकी पावर को चेक करने के लिए जोयान जैसे ही एनर्जी बैरियर पे अटैक करता है तो एनर्जी बैरियर का रिबाउंड फोर्स जोयान से टकराता है, लेकिन गोल्डन एलिफेंट स्किल के कारण जोयान एक पैर तक पीछे नहीं जाता। प्रेजेंट टाइम पे जोयान की डेसोलेट फिंगर की बात की जाए तो जोयान इसको 70 to 80% पावर के साथ चार्ज करने में कैपेबल था, जो कि 1 महीने के अंदर काफी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस कहा जा सकता है। और इसके अलावा जोयान एक ही टाइम के अंदर 2 डू स्किल्स को ट्रेन कर रहा था। डेसोलेशन फिंगर 70% और गोल्डन एलिफेंट स्किल 40% तक जोयान यूज करने में कैपेबल था। इस टाइम पे जोयान डेसोलेशन फिंगर के पावर को चेक करने के लिए तुरंत ही अपनी 10 उंगलियों से एक पावरफुल सील बनाता है, जिससे रेड कलर की एक पावरफुल एनर्जी निकलने लगती है और जैसे ही वो अपने पीक लेवल पर पहुंचती है तो तुरंत ही जोयान उसे सामने के एनर्जी बैरियर की तरफ शूट कर देता है। जैसे ही जोयान की डेसोलेशन फिंगर उस एनर्जी बैरियर से टकराता है तो काफी सारा गोलाकार फ्लक्चुएशन उसमें होता है और वो तुरंत ही शांत भी हो जाता है। हालांकि तभी एक पावरफुल रिबाउंड फोर्स जोयान की तरफ आने लगता है। ये देखकर जोयान गोल्डन एलिफेंट स्किल को एक्टिवेट करता है और उसी टाइम पे अचानक एक पावरफुल गोल्डन बैरियर जोयान की बॉडी को कवर कर लेता है और जैसे ही वो फोर्स जोयान के गोल्डन एलिफेंट स्किल से टकराता है तो बस जोयान को एक क्रैक की आवाज सुनाई देती है, जिसे केवल जोयान ही सुन सकता था। लेकिन अभी भी वो गोल्डन एलिफेंट स्किल का लाइट बैरियर डिस्ट्रॉय नहीं हुआ था। हालांकि तभी जोयान काफी ज्यादा शॉक होता है, क्योंकि जो वो क्रैक की आवाज आई थी जिसे जोयान ने सुना था वो जोयान की 6 स्टार डाउडी लेवल के बीच का ब्रेक थ्रू लेवल था, जिसे जोयान ने अभी अभी अचीव कर लिया था। जिसके बाद हमें जोयान एक चट्टान के ऊपर पालती मार के बैठा हुआ दिखाई जाता है और उसकी बॉडी का और तेजी से बढ़ रहा होता है और चेहरे पर खुशी होती है। आखिरकार इतने महीनों की ट्रेनिंग के कारण जोयान की बॉडी पहले ही ब्रेक थ्रू के लेवल पर पहुंच चुकी थी और इस टाइम पे जोयान 6 स्टार डाउडी बनने वाला था, जिसका मतलब था कि जोयान की पावर एक बार फिर से बढ़ने वाली थी और इसके 5 महीनों बाद जोयान को तियानजू के टॉम को भी ओपन करना था, जिसका मतलब था कि सक्सेस के चांस और भी ज्यादा बढ़ जाएंगे। और इस टाइम पे जोयान को जो चीज चाहिए थी वो था रिटर्न टू ओरिजिन स्किल, जिसका तियानजू अभ्यास किया करता था। साथ ही साथ तियानजू का इनहेरिटेंस वो भी काफी ज्यादा अट्रैक्टिव चीज होने वाली थी। हालांकि जोयान तुरंत ही खुद को कंट्रोल करता है और धीरे धीरे अपनी बॉडी के आसपास
से नेचुरल एनर्जी अब्सॉर्ब करने लगता है। इस टाइम पे जोयान का जो फ्लेम मंत्रा होता है वो भी पूरी तरीके से एक्टिवेट था और जोयान की पावर को तेजी से बढ़ा रहा होता है। हालांकि उसी टाइम पे नॉर्दर्न एरिया के अंदर नॉर्थ सी के आसपास एक छोटे से टापू के अंदर व्हाइट कलर के कपड़े पहने हुए एक काफी ज्यादा सुंदर लड़की होती है, जिसके लंबे बाल उसके कमर तक आ रहे होते हैं और उसकी पूरी बॉडी बिल्कुल एक परी की जैसी थी और वो थोड़ा सा सीरियस दिखाई दे रही थी और कह रही थी, आखिरकार ये कैसी जगह है, ये समुद्र कितना बड़ा है जिसे मैं अपनी पावर के साथ भी पार नहीं कर सकती। आखिरकार इस एक साल के दौरान वो लड़की कई तरीकों को आजमा चुकी थी लेकिन वो इस समुद्र को पार ही नहीं कर पा रही थी। हालांकि एक साल तक ट्राई करने के बाद वो ये जान जाती है कि प्रेजेंट टाइम की पावर के साथ वो इस सी को पूरी तरीके से पार नहीं कर पाएगी और ये उसकी पावर की प्रॉब्लम होनी चाहिए और अगर वो इस सी को पार करना चाहती है तो उसे कड़ी मेहनत करके अपनी पावर को और ज्यादा बढ़ाना होगा और इसके बाद वो अपने दिल में उस पर्सन को खोजने में कैपेबल होगी और यहाँ से निकल पाएगी। हालांकि प्रेजेंट टाइम पे ये जो कर सकती थी वो केवल एक रिट्रीट था जिसके कारण वो अपने पावर को बढ़ा पाए। हालांकि ये लड़की कौन थी ये हमें अभी नहीं बताया जाता। उसी समय पलक झपकते ही 3 महीने भी बीत गए थे और जोयान जो कि अपने रिट्रीट में डूबा हुआ था उसकी बॉडी में भी एक नया लेवल और नया ऑरा आ चुका होता है जो कि था 6 स्टार डाउडी लेवल के वॉरियर का। आखिरकार डाउडी लेवल के हर एक स्टार में काफी बड़ा गैप था। इस टाइम पे जोयान की जो पावर थी वो 6 स्टार डाउडी के स्टार्टिंग स्टेज पर थी लेकिन 6 स्टार स्टार्टिंग स्टेज का वॉरियर 6 स्टार इंटरमीडिएट लेवल के वॉरियर के साथ भी फाइट नहीं कर सकता था। ये डाउडी के बीच का गैप था। हालांकि हमारे जोयान की बात अलग थी क्योंकि उसके ऊपर राइटर का आशीर्वाद होता है जिसके कारण वो अपनी पावर के साथ ओरिजिन ट्रांसफॉर्मेशन लेवल के वॉरियर को भी मार सकता है। आखिरकार जोयान जब एडवांस 5 स्टार डाउडी था तो वो एडवांस 8 स्टार डाउडी लेवल के वॉरियर को मारने में भी कैपेबल था और प्रेजेंट टाइम पे जोयान 9 स्टार डाउडी लेवल के वॉरियर के साथ भी फाइट कर सकता था। साथ ही इस टाइम पे जोयान अपने फिजिकल स्ट्रेंथ को भी हल्का बढ़ा हुआ पा रहा होता है। हालांकि इस टाइम पे जोयान अपनी आंखें खोलता है और अपनी बढ़ी हुई पावर को फील करते हुए वो फील कर सकता था कि उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ और बॉडी के साथ वो 8 स्टार डाउडी लेवल के वॉरियर को तो केवल एक अटैक के साथ ही मार सकता है। और इतना सोचते ही जोयान के चेहरे पे एक अजीब सी स्माइल आ जाती है जिसके बाद जोयान यही सोच रहा होता है कि वो अपने 4 सबसे बड़े एनिमी 400% की दुश्मनी को पूरी तरीके से समाप्त कर सकता है। हालांकि ये फील करने के बाद जोयान उठने की हिम्मत बिल्कुल भी नहीं करता बल्कि वो अपने स्पिरिचुअल पावर को फैला कर एक ब्लैक कलर की एनर्जी को कंडेंस करने लगता है जो कि जोयान की ग्रेट वे ऑफ दाओ की एनर्जी होती है। अपनी पावर बढ़ने के बाद जोयान देखना चाहता था कि आखिरकार ग्रेट वे ऑफ दाओ की एनर्जी कितनी बढ़ी है। हालांकि एक ही थॉट के साथ जोयान के सामने ग्रेट वे ऑफ दाओ के 9 पर्दे दिखाई देते हैं। हालांकि तभी धीरे धीरे ब्लैक कलर की लाइटें निकलने लगती हैं और 10वां ग्रेट वे भी अचानक से निकल आता है। इस टाइम पे जोयान अपने सामने के 10वें ग्रेट वे को ही देख रहा होता है और उसके चेहरे पर कोई भी इमोशन नहीं था। जोयान को पता था कि ग्रेट वे ऑफ दाओ की जो एनर्जी है वो सबसे मिस्टीरियस एनर्जी है। यहाँ तक कि डुइकुई और स्पिरिचुअल पावर भी इसका मुकाबला नहीं कर सकती। जोयान को पता था कि अगर डुइकुई नहीं होती तो ग्रेट वे ऑफ दाओ की एनर्जी सबसे पावरफुल एनर्जी बन गई होती। हालांकि फिर भी जोयान को समझ में नहीं आता कि क्या वो इस एनर्जी के साथ केवल लोगों का पीछा ही कर सकता है और अपनी पावर को हाइड कर सकता है और केवल बचने के लिए ही इसका यूज कर सकता है जबकि इसे कंट्रोल करना इतना ज्यादा कठिन है। हालांकि जोयान को पता था कि ग्रेट वे ऑफ दाओ की एनर्जी को कंट्रोल करने और किसी और चीज में उपयोग करने का भी तरीका होना चाहिए और क्योंकि ये उसकी एनर्जी थी तो ये उसी के कंट्रोल में होनी चाहिए और अगर जोयान ऐसा नहीं कर पाता तो इस एनर्जी का क्या ही मतलब है। जिसके बाद जोयान के एक ही थॉट के साथ वो 10 के 10 ग्रेट वे एक साथ फ्यूज हो जाते हैं और एक छोटी सी ब्लैक बॉल में बदलकर जोयान के हाथ में आ जाते हैं। जिसके बाद जोयान तुरंत ही अपने स्पिरिचुअल पावर को यूज करके एक स्पिरिचुअल हैंड क्रिएट करता है और उससे उस ब्लैक बॉल को पकड़ लेता है। जिसके बाद जोयान की स्पिरिचुअल पावर के कारण वो कभी कभी एक एग की शेप में आ जाती थी तो कभी कभी एक बॉल की शेप में तो कभी कभी एक लंबे डंडे के आकार की हो जाती थी तो कभी एक फुटबॉल जैसे और हर बार अपनी साइज बदल लेती थी। हालांकि जैसे ही जोयान सोचता है कि इसे इकट्ठा करना इतना आसान होगा हालांकि तभी वो वापस से एक एनर्जी बॉल में क्रिएट हो जाती है और जोयान की स्पिरिचुअल पावर बिखर जाती है। ये देखकर जोयान को समझ में आ जाता है कि ग्रेट वे ऑफ दाओ की एनर्जी को कंट्रोल करना उतना भी इजी नहीं है जितना वो सोच रहा है। साथ ही जोयान ने यह भी पता लगा लिया था कि ये 10 के 10 ग्रेट वे एक दूसरे के साथ फ्यूज तो हो गए हैं लेकिन इनके भीतर की जो एनर्जी है वो पूरी तरीके से एक दूसरे के साथ कंडेंस नहीं हुई है और यही एक रीजन है कि ये जोयान की ज्यादा हेल्प नहीं कर पा रहे थे। हालांकि जोयान को पता था कि शुरुआत हमेशा कठिन होती है। आखिरकार इतना इजी होता तो ग्रेट वे ऑफ दाओ को हर कोई कंट्रोल कर सकता था लेकिन ऐसा नहीं था। इसीलिए जोयान तुरंत स्माइल करता और इसके बाद एक बार फिर से ग्रेट वे ऑफ दाओ की एनर्जी को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। उसका मानना था कि कई बार ट्राई करने के बाद उसे कोई ना कोई मेथड जरूर मिल जाएगा जिसके कारण वो इसे कंट्रोल करना सीख जाएगा और ये उसका एक ट्रम्प कार्ड भी बन जाएगा। और इस टाइम पे जोयान अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज करके बार बार इसे ट्राई करने लगता है और साथ ही साथ हारने के बाद जोयान उदास भी बिल्कुल भी नहीं होता बल्कि एक नया ट्राई करता है। इस टाइम पे कंटिन्यू फोकस होकर जोयान इसका कोशिश करने लगता है और साथ ही साथ 1 महीना भी बीत गया होता है और अब तक जोयान की डेडलाइन का बस केवल एक आखिरी महीना बचा था और ये जोयान को भी याद नहीं होता। वो तो ग्रेट दाओ एनर्जी को कंट्रोल करने में ही
डूबा हुआ होता है। दूसरी तरफ बेस्ट रीजन के अंदर जोयान और 4 सुपर सेट के बीच के समझौते को जंगल की आग के तरह हर एक जगह पर पहुंचा दिया गया होता है और हर किसी को इसके बारे में पता था। और तियानजू का टॉम्ब एक बहुत बड़ा ट्रेजर था जिसके बारे में हर किसी को पता था। दुर्भाग्य से कोई इसे ओपन नहीं कर सकता था, लेकिन ये न्यूज पहले ही उन्हें एक्साइटेड करने के लिए काफी थी कि तियानजू का टॉम्ब 1 महीने बाद ओपन होने वाला है। और इस खबर के फैलते ही काफी सारे पावरफुल लोग तियानजू के टॉम्ब की तरफ बढ़ने लगते हैं, क्योंकि वो अब इंतजार नहीं कर सकते थे। भले ही 1 महीना क्यों ना बचा हो, सभी के सभी एक्साइटेड होते हैं। यहाँ पे जोयान के काफी बार ट्राई करने के कारण आखिरकार जोयान को एक चांस मिल जाता है और उसके सामने ग्रेट दाओ एनर्जी एक बार फिर से कंडेंस हो गई होती है। हालांकि ये 1 मिनट तक ही कंडेंस होती है और इसके बाद वापस से अपने आकार में आ जाती है, लेकिन ये फिर भी जोयान को एक्साइटेड करने के लिए काफी था। हालांकि अगले 10 दिनों तक जोयान बार बार इसे कंडेंस करने की कोशिश करता है और इसके अंदर जोयान का जो सोल बीड होता है उसकी स्पिरिचुअल पावर आधे से ज्यादा एंड हो गई होती है। लेकिन इस टाइम पे जोयान के सामने 10 ग्रेट वे एक तरफ से 10 ब्लैक नीडल्स में बदल गए होते हैं, जो कि किसी के हाथ जितने लंबे और मोटे थे। और इन्हें निडल इसलिए कहा जा रहा होता है क्योंकि ये पूरी तरीके से एक पावरफुल मेटल की तरह ही कंडेंस हो गई थी और इनकी पावर अपने पीक लेवल पर थी। इसके बाद जोयान इनकी पावर को देखना चाहता था, इसीलिए जोयान उन 10 निडल्स को लेकर तुरंत ही एनर्जी बैरियर के पास पहुंच जाता है और इसके बाद अपने हाथ में निडल को देखते हुए तुरंत ही कहता है जाओ, और अपने हाथ को आगे की तरफ बढ़ा देता है। जिसके बाद एक और काफी हाई स्पीड के साथ वो 10 निडल्स तुरंत ही उस एनर्जी बैरियर से जाकर टकराती है और 1-1 इंच तक अंदर घुस जाती हैं। ये देखकर जोयान खुद को हैरान हुए बिना रोक नहीं पाता है, क्योंकि जोयान को पता था कि जिसने इस लाइट बैरियर को क्रिएट किया वो ओरिजिन ट्रांसफॉर्मेशन लेवल का एक्सपर्ट वॉरियर था। लेकिन जोयान को उम्मीद नहीं थी कि ये 10 निडल इतनी ज्यादा पावरफुल होंगी कि उसके लाइट बैरियर के अंदर घुस जाएंगी, जिसका मतलब सिंपल सा ही था कि अगर ये किसी डाउडी लेवल के वॉरियर के अंदर घुसती हैं तो उसकी तो लंका लगनी पक्की थी। और ये सोचकर जोयान हैरान हुए बिना नहीं रोक सका खुद को। हालांकि कुछ ही टाइम के अंदर जोयान को काफी सारे ब्लैक डॉट दिखाई देने लगते हैं, जो कि जोयान और तियानजू के टॉम्ब की तरफ ही बढ़ रहे थे और वे कुछ ह्यूमन फिगर्स होती हैं। ये सीन देखकर जोयान काफी ज्यादा चौंक जाता है और इन लोगों के यहाँ आने का रीजन जानने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड भी होता है। इस टाइम पे उन लोगों ने भी जोयान को खोज लिया होता है और जोयान को देखकर वो एज ए एनिमी जोयान को ट्रीट कर रहे होते हैं। आखिरकार तियानजू का टॉम्ब ओपन होने वाला था और वो सभी लोग ओपोनेंट थे, और अगर ये यहाँ पे कोई भी एक्स्ट्रा पर्सन होगा तो चीजों के मिलने की संभावना कम हो जाएगी, इसीलिए वो यहाँ पे किसी को भी मारने से पीछे बिल्कुल भी नहीं हटने वाले थे। हालांकि इस टाइम पे वो जोयान को इग्नोर करके वो सभी लोग सामने के एनर्जी बैरियर को देखने लगते हैं और इसके बाद अपनी डुईक्यू को एक्टिवेट करके उस एनर्जी बैरियर को तोड़ने की कोशिश करने लगते हैं। हालांकि वे ऐसा करने ही वाले थे कि तुरंत ही रुक जाते हैं, क्योंकि उन सभी को पता था कि इस बैरियर को एक ओरिजिन ट्रांसफॉर्मेशन लेवल के वॉरियर ने क्रिएट किया और कई हजार सालों से ये यहाँ पर है, जिसे कई सारे डाउडी लेवल के वॉरियर नहीं तोड़ पाए, तो भला वो कैसे तोड़ पाएंगे। जोयान जब उन्हें पीछे हटता देखता है तो तुरंत एक कोल्ड स्माइल करता है और कुछ ही मूवमेंट के अंदर वहाँ पे लगभग 50+ डाउडी लेवल के वॉरियर इकट्ठा हो चुके होते हैं। उनमें से सभी लोगों की पावर काफी ज्यादा हाई लेवल की थी, यहाँ तक कि अगर सबसे वीक लेवल के वॉरियर की बात की जाए तो 8 स्टार डाउडी लेवल के इंटरमीडिएट लेवल पर था और सबसे पावरफुल 8 स्टार डाउडी लेवल के पीक लेवल पर था। ये देखकर जोयान काफी ज्यादा शौक होता है, क्योंकि ये लोग वेस्ट रीजन के सबसे पावरफुल लोगों में से एक माने जा सकते थे। इसीलिए जोयान एक एक करके उन सभी लोगों को देखने लगता है, तो वो सभी लोग भी काफी ज्यादा सरप्राइजिंग तरीके से जोयान को देख रहे होते हैं, क्योंकि इतना यंग डाउडी उन्होंने पहले नहीं देखा था। हालांकि इस टाइम पे हर किसी को अपने सामने वाले लोगों को डराने के लिए अपनी पावर का शो ऑफ करना था और उन्हें इस टाइम पे जोयान ही सबसे ज्यादा इजी पर्सन दिखाई दे रहा था डील करने के लिए, इसीलिए वो जोयान को टारगेट बनाने का सोच रहे होते हैं। साथ ही उन्हें लग रहा होता है कि जोयान से डील करना काफी ज्यादा इजी होगा, क्योंकि वो काफी ज्यादा यंग भी है। हालांकि उस टाइम पे काफी सारे डाउडी लेवल के वॉरियर और आ चुके होते हैं। इस टाइम पे जोयान के आसपास कुछ 7 स्टार डाउडी लेवल के वॉरियर भी थे, जो कि जोयान को एज ए एनिमी देख रहे होते हैं और जोयान के सामने ही खड़े होते हैं। इस टाइम पे जोयान उन्हें देखकर सिर्फ एक कोल्ड स्माइल पास करता है और आखिरकार अपना जोयान कोई नॉर्मल डाउडी तो बिल्कुल भी नहीं था, इसलिए जोयान कोल्ड स्माइल के साथ कहता है क्योंकि तुम सब लोगों ने अपने आप को मेरे हवाले कर दिया है तो मैं बिल्कुल भी पोलाइट नहीं रहूंगा और मैं तुम लोगों की फाइट को एक्सेप्ट करूंगा। और इसके बाद जोयान जैसे ही अपनी आंखें उठाकर देखता है तो उसे पता चलता है कि एक 7 स्टार इंटरमीडिएट लेवल का डाउडी लेवल का वॉरियर उसकी तरफ ही आता हुआ चल रहा है। ये देखकर जोयान बस एक प्यारी सी स्माइल करता है। हालांकि आसपास के काफी सारे लोग जोयान को देखकर उसका मजाक उड़ाने लगते हैं और कहते हैं भाई तुम भी इस टॉम के अंदर एंटर होना चाहते हो। और इसके बाद जोयान की तरफ देखकर जोर जोर से हंसता है। तभी जोयान कहता है क्यों मैं इंटर नहीं हो सकता। और इसके बाद स्माइल करते हुए जोयान उसकी तरफ देखता है। ये सुनकर वो बंदा तुरंत ही कहता है बिल्कुल जा सकते हैं, लेकिन इंटर होने से पहले आपको मुझसे पूछना चाहिए कि क्या आप मेरे पंच को झेल पाएंगे। और इसके बाद एक पंच सनसनाता हुआ जोयान की तरफ बढ़ता है और उसके एक थॉट के साथ पूरा ही माहौल काफी ज्यादा वाइल्ड हो जाता है। हालांकि जहाँ पे सभी लोग काफी ज्यादा हैरान थे वहाँ पे जोयान बिल्कुल शांत दिखाई देता है। हालांकि जैसे ही वो पंच जोयान से टकराने वाला था कि अगले ही मोमेंट जोयान बिजली की स्पीड के साथ उसके पंच को पकड़ लेता है और तुरंत ही डिस्ट्रॉय कर देता है। और ये देखकर वो हाफ एजेड मैन काफी ज्यादा इंटरेस्टेड
अनट्रस्टेड तरीके से जोयान को देखता है। यहाँ तक कि सारे डाउडी लेवल के वॉरियर भी काफी ज्यादा शॉक थे और अनट्रस्टेड तरीके से जोयान को देख रहे होते हैं कि जोयान ने 7 स्टार डाउडी लेवल के वॉरियर को इतनी आसानी से रोक दिया। और ये कुछ ऐसा था जो कि बिल्कुल असंभव था। हालांकि इसके तुरंत बाद जोयान का हाथ धीरे से हिलता है और उसका हाथ सामने वाले के पंच को पकड़े हुए था, जिसके बाद एक फोर्स जनरेट होता है और तुरंत वो हाफ एजेड मैन कुछ कदम तक पीछे की ओर हट जाता है। जिसके बाद जोयान कहता है क्या तुम और कंटिन्यू रखना चाहते हो? ये सुनकर वो तुरंत ही कहता नहीं 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 और अचानक से पीछे हटना शुरू कर देता है। और इस टाइम पे कोई भी उसका मजाक नहीं उड़ाता क्योंकि उन सभी लोगों ने जोयान की पावर देखी थी। यहाँ तक कि वो 8 स्टार लेवल के वॉरियर भी ये कहने में कैपेबल नहीं थे कि वो जोयान को ब्लॉक कर पाएंगे या नहीं। तो चलो गाइस, ये एपिसोड अब मैं यहीं पर एंड करता हूँ और मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट एपिसोड पे, जहाँ पे हम देखेंगे कि आखिरकार आगे क्या होने वाला है। आई होप कि आप लोग को ये